नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री के लिए एक डे वाइज सीरीज चला रहे हैं जिसमें टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इन एमसीक्यूज में अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कैसे जो मंत्री थे कांग्रेस के उन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो स्टार्ट हो गई थी और अंग्रेजों ने हमारे कांग्रेस से बिना पूछे, भारतीयों से बिना पूछे भारत को इंक्लूड कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसीलिए आपके मंत्री लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद में हमने ये देखा था बोस और गांधी की जो आपकी वैचारिक मतभेद थी, आइडियोलॉजिकल आपके जो डिफरेंसेस थे, उसके बारे में भी बात करी थी। फिर हमने देखा था कि कैसे क्विट इंडिया जो मूवमेंट था आपका, भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, उसको भी पारित किया गया था। इस वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख रखे हैं, आप कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल में पूरी फ्री की में तैयारी आपको करवाई जाएगी, एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, मैंने आपको बताया था जो आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपका कब पारित हुआ? ये हुआ था आपके 8 अगस्त को। ठीक, 8 अगस्त को 1942। ठीक, अब इसमें था क्या भारत छोड़ो आंदोलन में? इसमें सीधा सीधा बोल दिया था अब क्या है, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट आजादी चाहिए। आप जो अंग्रेज लोग हमें टरका रहे हो इतने सालों से, डोमिनियन स्टेटस ले लो, ये ले लो, लेकिन अब आप लोग को क्या करना है, इस देश से बाहर निकल जाओ। अब हम नहीं चाहते हैं कि अब आप इस देश में रहो। ठीक, सीधा सीधा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी गई थी। और 8 अगस्त 1942 को इसको पारित किया गया था। कहां से? ये भी पिछली वीडियो में बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपका जो पास हुआ था वो हुआ था ग्वालियर टैंक, बॉम्बे में। ठीक है, कांग्रेस की मीटिंग थी। अब हुआ क्या, अब आगे की कहानी समझते हैं। जैसे ही आपका ये प्रस्ताव पारित हुआ, उस समय पे क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली रही थी। ठीक है, और अंग्रेज लोग जो थे इसमें बिजी भी थे। साथ ही साथ जापान का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्व राज्य, वहां पे जापान के इन्वेजन का खतरा काफी ज्यादा था। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो ऐसा है कि एक तो युद्ध का भी खतरा है, साथ साथ में अगर कांग्रेस जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर दिए तो और दिक्कत। तो जैसे ही ये पारित हुआ ना, उसी के अगली रात कांग्रेस, अंग्रेजों ने जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के, सबको उठा लिया और जेल में भरना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज, पहली चीज ध्यान रखिएगा। पहली स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है? ऑन August 9, 1942 द टॉप लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर अरेस्टेड एंड टेकन टू तिहाड़ जेल। ठीक है, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल ले जाया गया। अब देखिए, सबको अरेस्ट तो कर लिया गया लेकिन तिहाड़ जेल नहीं लेके जाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। अरेस्ट से आया था, जितने प्रमुख नेता थे ना सबको अरेस्ट कर लिया। इनको लेके कहाँ गए? अननोन डेस्टिनेशन, मतलब ऐसी जगह पे जाके इनको जेल में रखा है जो किसी को पता भी नहीं थी। ठीक है, एकदम अननोन डेस्टिनेशन, किसी को नहीं पता था कहाँ पे रखा गया है। तो इसी वजह से पहला स्टेटमेंट जो आपका गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? कांग्रेस कार्य समिति और प्रांतीय कांग्रेस समितियों को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया। ये बिल्कुल सही है। जितनी भी आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, सबको क्या बोल दिया, अब आप हो गैर कानूनी, अनलॉफुल। स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है आपका, दूसरे वाला। तीसरा क्या बोला जा रहा है? अब देखिए, जितने भी प्रमुख नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया। अब बचे कौन? बचे जो आपके बहुत जो लेस इंपॉर्टेंट नेता थे उस समय पे, वो बचे। तो उसमें थी आपकी एक महिला, अरुणा असफ अली। ठीक है, इन्होंने फिर कांग्रेस का कमेटी सेशन को प्रिसाइड करा था। कब? 9 अगस्त को, और इन्होंने ही झंडा फहराया था, ये ध्यान रखनी। अरुणा असफ अली ने 9 अगस्त को कांग्रेस कमेटी के सत्र की अध्यक्षता की और झंडा फहराया। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बोले कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दूसरा, तीसरा। तो करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। अब इसके बाद में क्या था, जितने भी आपके बड़े बड़े नेता थे सब लोग जो थे जेल में भर दिया गया था। बाकी जितने नेता बचे थे उनको भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी जेल में डाल दें। उसमें कौन कौन थे मेजर मेजर नेता? जैसे आपको सुना होगा, जयप्रकाश नारायण थे, फिर आपके राम मनोहर लोहिया थे। तो ये लोग क्या थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, मतलब पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, कहीं पे छुप के। और उस समय पे आपका एक चला था अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन भी चला था। ठीक है, बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो द्वारा शुरू किया गया था। मतलब किसने शुरू किया? अंडरग्राउंड होने का मतलब ये है कि पुलिस के सामने नहीं आएंगे, छुप के काम करेंगे, छुप के जो है अपने जितना भी हमारे मैसेजेस है उसको भेजेंगे। तो ये जो आपका चालू किया गया था रेडियो स्टेशन, तो ये चालू करा था उषा मेहता ने। ठीक, ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि कौन, किसने किसने जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, किसने किसने ज्वाइन किया।
पहला बोला जा रहा है कम्युनिस्ट लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, शामिल नहीं हुए, ये बिल्कुल सही है, ठीक। कम्युनिस्ट लोग जो थे आपके, जैसे आज भी भारत में आप देखते होंगे ना, कम्युनिस्ट पार्टी बनी हुई है, केरला में उनका राज है, ठीक है, तो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय पे रशिया जो आपका था, वहां पर भी किसका शासन था? वहां पर भी शासन था आपके कम्युनिस्ट का। और क्या हुआ था, जर्मनी ने, इसको समझ लीजिएगा जरा, इंपॉर्टेंट है, जर्मनी ने हमला कर दिया था रशिया पे, ठीक, जर्मनी ने रशिया पे हमला कर दिया था, और जो आपके अंग्रेज थे वो आपके जर्मनी के दुश्मन थे, ठीक। तो कम्युनिस्ट ने कहा कि यार देखो, हमारी रशिया में सत्ता है, कम्युनिस्ट लोग ही हैं, वो जो यहाँ पे पार्टी थी कम्युनिस्ट, वो वाली नहीं थी वहां पे, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले जो लोग थे उनका शासन था रशिया में, ये चीज ध्यान रखिएगा। जर्मनी ने इन पे हमला किया, और जर्मनी का दुश्मन कौन था? ब्रिटेन। तो कम्युनिस्ट ने कहा कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त हो गया। कौन दुश्मन? दुश्मन भैया हमारा जर्मनी, और दुश्मन का जो आपका दुश्मन हो गया ब्रिटेन, वो हमारा दोस्त, और ब्रिटेन का यहाँ पे शासन था। तो इसीलिए कम्युनिस्ट ने कहा कि हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है? मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था, ये भी गलत है। मुस्लिम लीग भी इस समय डर गई थी। मुस्लिम लीग को लग रहा था कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहीं अगर सक्सेसफुल हो गया, उसमें तो ये बोला जा रहा है ना कि अंग्रेज लोग तुरंत भारत छोड़ के जाओ, और अगर चले गए, सत्ता किसको मिल जाएगी? सत्ता तो आपकी कांग्रेस को मिल जाएगी। जब कांग्रेस को मिलेगी तो कांग्रेस जो है फिर हमारे ऊपर, मुस्लिम लीग पे और मुस्लिमों पे अत्याचार करेगा। तो मुस्लिम लीग को ऐसा डर था, ठीक है, इसलिए इन्होंने ज्वाइन नहीं करा, सपोर्ट नहीं करा, ठीक है। मैं सपोर्ट लिखा तो स्टेटमेंट गलत। फिर बोला जा रहा है जो आपकी रियासतें थी उन्होंने भी भागीदारी करी है, लेकिन ये भी गलत है, इनका भी जो रिस्पांस था काफ़ी ज़्यादा कम था, ठीक। तो आपको स्टेटमेंट जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको भी डर था कि अगर अंग्रेज चले गए तो जो हमारी रियासतें हैं वो तो फिर एक लोकतंत्र में आ जाएंगी, फिर हम काहे के राजा रहेंगे। करेक्ट आंसर कौन सा? अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन सा आपका? दूसरा है, और तीसरा है, करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ये भी वही क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके है। इवन व्हेन लेफ्ट विदाउट लीडर्स देयर वाज नो वायलेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। जब नेताओं के बिना छोड़ दिया गया था तब भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई। गलत स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 1905 से लेके जब से मेन आपका जन आंदोलन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जब जब भी बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, और कोई आंदोलन चल रहा है और बड़े नेता अरेस्ट हो गए हैं, तो उस समय पे आपको हिंसा जरूर देखने को मिलेगी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी आपके जब नेता लोग अरेस्ट हो गए तो आपको हिंसा जो है लोगों के द्वारा देखने को मिली। और इस समय पे अंग्रेजों ने भी, अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने भी लोगों के ऊपर काफी जो अत्याचार करे थे। फिर क्या बोला जा रहा है, जो अपर क्लास थी और जो ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही, वो इस आंदोलन की बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी थी। गलत है, ठीक है, कि ब्यूरोक्रेसी जो थी, नौकरशाही, वो तो लॉयल थी आपकी अंग्रेजों को लेकर, अपर क्लास भी ज्यादातर लॉयल थे। आंदोलन की रीढ़ कौन थी? वो थे आपके किसान, आपके छात्र हो गए, वर्कर हो गए, वो थे। फिर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार के प्रति वफादारी में काफी चलन हुआ है। लॉयल्टी टू गवर्नमेंट सफर्ड कंसिडरेबल इरोजन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सही है। किसके प्रति इरोजन हुआ? जो आपका गवर्नमेंट सेवा में जो लोअर रैंक रैंक पे लोग थे, ठीक है, जो लोअर रैंक पे, निचली आपकी लोअर रैंक पे जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, अपनी वफादारी कांग्रेस के प्रति थी। लॉयल्टी में भैया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन है आपकी? ब्रिटिश सरकार है, तो वो इरोजन तो हुआ है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें? बोले जरा कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, पहली दूसरी करेक्ट आंसर है आपका डी वाली, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए आपका भारत छोड़ो आंदोलन तो चल ही रहा था, उस समय पे एक अकाल, बंगाल अकाल पड़ गया था 1943 में, बंगाल फेमाइन। और देखिए ये आपका अकाल पड़ता है, अब उस समय पे सरकार का क्या काम होता है? उस समय सरकार ब्रिटिश सरकार थी, सरकार का काम ये होता है कि जब भी अकाल पड़ जाए तो आप कहीं और से खाना मंगाइए, ठीक है, कहीं और से खाने की चीजें मंगाई किसी और देश से, और यहाँ पे और हालत ना बिगड़े उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन आपकी जो ब्रिटिश सरकार थी वो तो भैया बिजी थी आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनको सिर्फ किसी भी हालत में अपनी वॉर जीतनी थी, तो इसी को लेके उन्होंने और इंडिया में मिसमैनेजमेंट करा। क्या बोला जा रहा था? नीड टू फीड अ वास्ट आर्मी डाइवर्टेड फूड स्टफ्स। युद्ध प्रचार एवं युद्ध व्यय के कारण आपके खानों की आपूर्ति बंद हो गई थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो आपका सही है। देखिए था क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अकाल पड़ा आपका, करना क्या चाहिए था? जितना पहले से आपका फूड स्टफ इंडिया में है उसको इंडिया में ही रोक के रखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन करा क्या अंग्रेजों ने? जितना भी आपका चावल है, गेहूं, वो भेजा बाहर के देशों में, जहां पे इनकी सेना जो लड़ रही थी ना, इन्होंने कहा कि हमें यहाँ के लोगों से मतलब नहीं है, हमें क्या करना, अपनी सेना को खाना खिलाना है। अकाल के बाद भी जितना खाना बचा था वो भी बाहर भेज दिया, तो यहाँ पे और शॉर्टेज हो गई, ठीक। उस वजह से आपका प्राइस बहुत बढ़ा। एक चीज मैं आपको बताऊं, कम से कम इसमें इस अकाल में बोला जाता है कम से कम
30 लाख लोगों के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी, डेथ, क्योंकि खाने की इतनी शॉर्टेजेस। उसके बाद क्या था, जो राइस का एक्सपोर्ट था बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया, उसको स्टॉप, गलत है। जो राइस का इंपोर्ट था ना, जो हम बाहर से ले रहे थे, होना क्या चाहिए, मान लो आपके देश में भी खाने को नहीं, अकाल पड़ गया, तो किसी और देश से इंपोर्ट कर लो ना, वहां से खाने की चीजें मंगा लो, ठीक है। लेकिन इन्होंने वो भी बंद कर दिया कि हम ना बर्मा से मंगाएंगे ना साउथ ईस्ट एशिया से मंगाएंगे, क्योंकि इस समय जापान का वहां पे डर था इन्वेजन का। तो ये चीज, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, मिसमैनेजमेंट काफी था। तीसरी चीज क्या बोला जा रहा है, फेमाइन जो है और एग्रावेट हो गई, कैसे, इनका मिसमैनेजमेंट की वजह से, और किसकी वजह से, प्रॉफिटियरिंग की वजह से। देखिए है क्या, एक तो मैनेज सही से नहीं कर पाए, होना क्या चाहिए था, मैनेज क्या करना चाहिए था, खाना बाहर से मंगाना चाहिए था। खाने मतलब आपकी चावल हो गया, गेहूं हो गया, जो आपकी मेजर ग्रेन्स हैं, ठीक। और साथ साथ में जब खाने की शॉर्टेज कम होती है, मतलब सॉरी, खाना जब कम होता है आपका, तो ब्लैक मार्केट में प्राइस काफी बढ़ जाता है, और उस समय पे प्रॉफिट, हर इंसान जो अंग्रेज से प्रॉफिट देखने लगे, जब प्राइस बढ़ गया अब तो प्रॉफिट जो है हम कमाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी सही है, पहली भी सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका ए वाला, 1 और 3 जो है वो सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए था क्या, उस समय पे कांग्रेस ने आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसको तो अपना स्टार्ट कर दिया। इनके समय, इनके सामने पे दो जो थे वो आपके प्रॉब्लम्स थी। पहले तो जो अंग्रेज थे उनको देश से बाहर निकालना है, ठीक। उसके बाद में मान लो अंग्रेज लोग देश से बाहर चले गए, लेकिन साथ साथ में मुस्लिम लीग भी तो भारत में है ना अभी, अभी देश का बंटवारा भी नहीं हुआ, ना ही कांग्रेस चाहती थी बंटवारा हो, तो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग को भी तो संभालना है। ये भी उछल रही है, मुस्लिम लीग भी कह रही है अरे नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो भैया इनको भी संभालना था, इसलिए अलग अलग लोगों ने अपने भैया एक नए नए फॉर्मूले लेके आए। उस समय पे एक फॉर्मूला है राजा गोपालाचारी फॉर्मूला, सी राजा गोपालाचारी, कब आया, 1944 में। इसमें इन्होंने यही कोशिश करी कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में दूरियां हैं उसको हम क्या कर दे, थोड़ा नजदीक ले आए। चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। मुस्लिम लीग टू एंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, पहली चीज यही, मुस्लिम लीग स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की मांग का समर्थन करे, ठीक है, कि भैया कांग्रेस आजादी मांगी तो मुस्लिम लीग भी आजादी की बात करे, ठीक। एंड कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट एट सेंटर, और केंद्र में एक अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग करे। पहली स्टेटमेंट सही है, पहले तो यही बोला गया इसमें कि मुस्लिम लीग जो है आजादी की जो बात है उसको सपोर्ट करे। दूसरी चीज, अभी इस समय पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगी, अस्थायी सरकार। होता क्या है ना, जब भी किसी देश में कोई शासन कर रहा हो वो छोड़ के जाता है, वहां पे युद्ध हो जाता है कुछ भी कारण से, तो उसके बाद में मान लो एक सरकार है, अब बीच का जो टाइम है खाली, उस समय पे एक गवर्नमेंट बनती है, उसको बोला जाता है प्रोविजनल गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब सिचुएशन जो है कंट्रोल हो जाती है, फिर एक चुनाव होते, फिर आपका क्या कहते हैं सरकार बनती है। जो खराब सिचुएशन होती है ना उसमें चुनाव नहीं करा सकते, इसीलिए जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बननी थी उसमें यही बोला गया था कि मुस्लिम लीग क्या करेगी, सहयोग करेगी। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपका सही है। फिर बात की हुई कि जो आपके नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, उनका आगे क्या होगा, वो प्लेबीसाइट से डिसाइड होगा। प्लेबीसाइट से मतलब होता है जनमत, लोग जो है वो वोट करेंगे कि उनको क्या करना है, भारत इंडिया में रहेंगे या अलग देश बनाना है। उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र में एक जनमत संग्रह द्वारा अलग संप्रभु राष्ट्र बनाने का निर्णय किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, जिन्ना वांटेड ओनली द मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टू वोट इन द प्लेबिसाइड, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखिए राजा को आपका ये कहते हैं पूरा प्लान आ गया, इसमें ये बोला गया है कि चलो ठीक है, मुस्लिम लीग जो इतना उछल रही, इनकी एक चीज तो मान लो, जो आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है, जो आपका भी प्रेजेंट पाकिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे जो है प्लेबिसाइड होगा, जनमत जो लोग कहेंगे वही है, लोग की बात मानी जाएगी। अब जिन्ना जो थे, जिन्ना अपनी एक अलग थ्योरी लिया, इन्होंने बोला कि आपकी बात सही है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है और जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इसमें सब लोग नहीं वोट करेंगे। पहले तो बात थी सारी पॉपुलेशन वोट करेगी, इसमें बोला गया कि सिर्फ कौन करेंगे, मुस्लिम लोग वोट करेंगे, मुस्लिम लोग का जनमत होगा, मतलब बाकी जो लोग रह रहे हैं उनके से जनमत जो है उनसे नहीं कराया जाएगा। तो जिन्ना जो है अपनी अलग ही कहानी चला रहे थे। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी सही है, इन्होंने सिर्फ ये चाहते थे कि सिर्फ खाली मुस्लिम लोग वोट करें। जिन्ना चाहते थे उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में केवल मुसलमानों को ही मत देने का अधिकार दिया जाए। स्टेटमेंट कौन सी सही है, तीनों सही है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसके बाद में जो ये राजा गोपालाचारी फॉर्मूला था ये फेल हो गया, उसके बाद में देसाई लियाकत पैक्ट आया। ये कांग्रेस के नेता थे आपके, लियाकत अली खान आपके मुस्लिम लीग के थे। इन्होंने भी ये एक अपना एक समझौता लेके आए, क्या, ये केंद्र में अंतरिम सरकार के सृजन हेतु एक मसौदा प्रस्ताव था, ठीक है, इट इज अ ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर, ये भी सही है। इंटरिम गवर्नमेंट भी आपकी वही जो ट्रांजिशन पीरियड वाली सरकार होती है,
कुछ समय के लिए एक सरकार बनानी है। इसमें यही था कि मुस्लिम लीग और जो आपकी कांग्रेस है साथ में काम करेगी। फिर क्या बोला जा रहा है, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड लीग इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो सरकार बनेगी उसमें बराबर आपके कांग्रेस जितने लोगों को नॉमिनेट करेगी उतने ही आपकी मुस्लिम लीग भी करेगी। स्टेटमेंट सही है। केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या एक समान होने का प्रस्ताव दिया। सही है। अब देखिए ये जो आपकी ये वाला जो था आपका ये प्रोविजन था, लेकिन बहुत घातक था ये। क्यों? इसमें ये बोले कांग्रेस भी जितने लोग नॉमिनेट करेगी उतने ही मुस्लिम लीग। तो इसमें क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ क्या बराबर आ गई, मतलब जितनी ताकत कांग्रेस है उतनी मुस्लिम लीग है। और इसके पीछे क्या, मुस्लिम लीग को लग रहा था अब तो हम क्या कांग्रेस के बराबर है, जबकि मुस्लिम लीग के पास में इतनी सीटें भी नहीं थी, ना ही इनकी इतनी उस समय पे वो था पहुंच थी, पहचान थी इस देश में। लेकिन इस फॉर्मूले से जो है आपका देसी लियाकत पैक्ट से ये दोनों एकदम बराबरी पे आ गए। फिर क्या है, जो माइनॉरिटीज है उनके लिए कितनी परसेंट रिजर्व सीट थी, 50%। ये गलत है। कितनी रखी गई थी, सिर्फ 20%। ठीक है, सिर्फ 20। तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका, करेक्ट आंसर है पहला, दूसरा जो डी वाला जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि फ्रीडम आर्मी बनी, मुक्ति सेना। फ्रीडम आर्मी आपकी जर्मनी में बनी थी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, किसकी मदद से, हिटलर की मदद से बनाई थी। अब उस सेना में था कौन कौन, जो भारत से लोग ब्रिटेन की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से जर्मनी इटली में लड़ने गए होंगे, उनको बंदी बना लिया होगा, तो वो लोग थे इस सेना में। कंसिस्टेड ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडियन ओरिजिन कैप्चर्ड बाय जर्मनी एंड इटली। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल आपका सही है। क्या है, फ्रीडम आर्मी का गठन जर्मनी में किया गया था, जिसमें जर्मनी और इटली के बंधक भारतीय मूल के युद्ध के सभी कैदी शामिल थे। सही है। जब कभी ना कभी भारत की तरफ आपके अंग्रेजों की तरफ से भारत के सैनिक लड़ने गए होंगे जर्मनी इटली में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी गए थे, तो कुछ जिन लोगों को बंदी बनाया गया होगा उस समय हिटलर ने कहा कि इनको छोड़ो और इनकी एक सेना बनवा दो। और क्या, क्यों हिटलर ने बोला, क्योंकि जर्मनी जो था वो तो आपके अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ रहा था। जर्मनी ने कहा कि ठीक है भैया, अब अंग्रेजों के खिलाफ में उनके देश के अंदर में भी और देश के बाहर भी अंग्रेजों के खिलाफ में क्या करा जाए, एक आर्मी का सपोर्ट करा जाए। फिर क्या बोला जा रहा है, इसी समय पे आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको नेताजी भी बोले जाने लगा, और उन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया, कौन सा, जय हिंद। बोस ने फ्री इंडिया सेंटर सिंगापुर से प्रसिद्ध नारा जय हिंद दिया। अब लेकिन जो आपका ये फ्री इंडिया सेंटर है ना, ये आपके सिंगापुर में नहीं था, ये था आपके जर्मनी में। ठीक है, आपके जर्मनी। पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत हो गया। फिर अब बोस जो है लगातार जो है अपने ब्रॉडकास्ट करते थे रेडियो से, ताकि कौन सा, बर्लिन रेडियो था, ताकि जो आपके भारतीय हैं उनके प्रति मन में क्या भर सके, जोश भर सके, कि वो उत्साह भरा रहे कि हाँ हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। तीसरा स्टेटमेंट जो है, तीसरा भी सही है आपका। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुई है। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी 1945 में। इस समय तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया था, और ब्रिटिश जो सरकार आपकी लंदन में थी उन्होंने एक भैया वाइसरॉय भेजे थे, लॉर्ड माउंटबेटन। नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन तो अभी बाद में आए हैं, 2 साल बाद में आए हैं। अभी भेजा था लॉर्ड वेविल को। किसको, लॉर्ड वेविल को। तो लॉर्ड वेविल थे वाइसरॉय जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई है। शिमला सम्मेलन के समय लॉर्ड वाइसरॉय, लॉर्ड वेविल थे वाइस। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर क्या बोला जा रहा है, इंडियन जो आपकी नेवी रिवोल्ट है वो हुई थी कब, बंबई में हुई थी। किसके खिलाफ में, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में। ये भी सही है। भारतीय नौसेना विद्रोह तब हुआ था जब बॉम्बे में नौसेना के नाविकों ने सरकार के खिलाफ आग उगली। बिल्कुल सही है, एक विद्रोह हो गया था, नेवी ने ही विद्रोह कर दिया था, नेवी के लोगों ने। ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपके फरवरी 1946 में। पहली गलत, दूसरी आपकी सही है। फिर जो आपकी यही रिवोल्ट हुई है, म्यूटनी, इसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस सपोर्ट करा, तो गलत है आपका। इस रिवोल्ट को आपके ना ही कांग्रेस ने सपोर्ट करा था और मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट नहीं करा, तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा, दूसरा, तो वाला हो जाएगा। कैसे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो को क्या बोला जा रहा है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया 8 अगस्त 1942 को क्या करा गया था, जितने भी कांग्रेस के नहीं, 8 अगस्त 1942 को आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया गया था। 9 अगस्त को क्या करा था, अंग्रेजों ने जितने भी नेता सबको अरेस्ट कर लिया था। और फिर ये छूटे कब थे, ये छूटे थे सीधा 3 साल बाद 1945 में। ठीक, तो अब वहां की कहानी चलते हैं। जब ये छूटे कांग्रेस लीडर्स, तो इन्होंने देखा कि पीपल जो है डीमोरलाइज्ड है, मतलब लोगों का मनोबल जो है गिरा हुआ था। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट, जैसे ये छूट के आए इन्होंने देखा कि लोग जो हैं एकदम उत्साह से भर गए और लोग जो है कुछ करना चाहते हैं। अब तो वो बिल्कुल ही हथियार उठाने को एकदम रेडी है कि हाँ अब अंग्रेजों को बाहर निकालो। ठीक,
तो पहली स्टेटमेंट जो है वो तो आपकी गलत हो गई, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि डिमोरलाइज थे, मनोबल गिरा हो, तो ऐसा नहीं, ठीक। फिर क्या बोला जा रहा है, पीपल्स एक्सपेक्टेशंस वर हाइटेंड बाय द रिलीज ऑफ द लीडर्स एंड दे वर इम्पेशेंट टू डू समथिंग। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इनकी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, अपेक्षाएं, वो नेताओं की रिहाई से बढ़ गई। अब लोगों को लगा कि अब नेता लोग जो है ना वो हमको बोल ही देंगे, हमारे हम लोगों को, जनता को, कि अब सीधा जो है अंग्रेजों के ऊपर चढ़ जाओ, मतलब अब क्या करो, सीधा हथियार लेके इनको बिल्डिंग से निकाल दो, देश से निकाल दो। तो अब जितने भी जनता थी ना, जो पीपल थी, अब वो एकदम ही आप समझिए कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पेशेंट थी, कुछ करना चाहती थी, ठीक है। मतलब हिंसा के रूप में या किसी आंदोलन के रूप में कुछ ना कुछ उनको अपनी ऊर्जा निकालनी थी। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा बी वाला 2। तो ये तो रही अभी इस वीडियो की बात। अब आगे हम लोग देखेंगे 1945 के बाद की क्या कहानी है, आज़ादी मिलने तक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, सीरीज से भी। फिर जब मॉडर्न इंडिया हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया के पास में हम थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे पूरे आधुनिक भारत के। फिर हम लोग मध्यकाल देखेंगे, फिर प्राचीन काल। तो अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।